औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टी वी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यू टी वी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की वीडियो में हम आर्मीनिया और अज़रबैजान के मुतालिक बात करेंगे। दोनों के दरमियान क्या झगड़ा है, नगोर्नो कराबाख का क्या मसला है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा क़ुर्ब क़यामत की अहादीस के हवालों से बात होगी। क्या ताल्लुक़ है इस मसले का क़ुर्ब क़यामत के साथ, आपको बताएंगे। कोशिश करेंगे कि एक एनालिसिस पेश करें। इसके अलावा हम बात करेंगे जनूबी बहराए चीन में जो बहरान जन्म ले रहा है, उसमें सितंबर के महीने की क्या अहमियत है, और तारीख़ दौलत उस्मानिया के हवालों से कुछ बातें की जाएंगी। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सके। अभी TRT वर्ल्ड ने एक आर्टिकल शाया किया है आज, जिसमें ये बात कही गई है कि क्या ऐसा लग रहा है कि जनूबी कॉकसस जो है, कफकास की जो रियासतें हैं, क्या एक नया फ्लैश पॉइंट बनने जा रही हैं टर्की और रशिया के लिए। बहुत ही अजीब व गरीब सूरत हाल है। जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि सीरिया और लीबिया में भी तुर्की और रूस आमने सामने आ चुके हैं। यूनान के हवालों से भी काफ़ी बातें की जा रही हैं। तारीख़ी हवालों से भी हम ये बात जानते हैं कि यूनान को हमेशा से रूस जो है वो प्रोवोक करता रहा है ताकि वो तुर्की के ख़िलाफ़, दौलत उस्मानिया के ख़िलाफ़ जंगें लड़ता रहे। अब कुछ ये मामला जो हैं अज़रबैजान और आर्मीनिया के हवालों से भी हमें नज़र आ रहे हैं। जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि अगर आज से 100 साल पहले देखा जाए तो आर्मीनियन जेनोसाइड हुआ था, जब दौलत उस्मानिया के हुक्मरानों ने कोशिश करी थी कि आर्मीनिया में होने वाली बगावत को दबा दिया जाए। इस ज़मीन में मगरबी मौरख़ीन जो हैं वो तारीख़ दौलत उस्मानिया पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर कत्लेआम किया। करीबन लाखों लोगों के कत्लेआम की बात की जाती है, जबकि तुर्की इसको हमेशा से इसका डिनाया करता हुआ आया है। उसने हमेशा इस बात की तरदीद की है कि इतने लोग नहीं मारे गए, बल्कि 5 से 10 हज़ार या करीबन 15,000 लोगों का तुर्की कहता है कि उसने इस बगावत को फ़रोग़ करने में इनका कत्लेआम किया। बहरहाल जितने भी लोग हों, ये बात तारीख़ी हवालों से साबित है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। हम ये बात भी तारीख़ में पढ़ते हैं कि अज़रबैजान के जो लोग थे वो बुनियादी तौर पर उस वक्त तुर्की की हिमायत कर रहे थे। आइए नक्शे में हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करें कि ये अगर आप इस नक्शे में देखें तो जॉर्जिया, आर्मीनिया, अज़रबैजान का इलाका, ये सारा का सारा कफकास का इलाका कहलाता है। अगर इसको हम थोड़ा सा छोटा करके बताएं तो इसमें साउथ रशिया का इलाका भी शामिल हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि इस इलाके में ये रशिया का भी इलाका आ जाता है, ये कफकास का इलाका कहलाता है। लेकिन जो साउथ कफकास है, यानी साउथ कॉकसस जो कहलाता है, यानी जनूबी कफकास का जो इलाका है, उसमें आर्मीनिया और अज़रबैजान है। इन दोनों ममालिक के दरमियान नगोर्नो कराबाख के मसले पर काफ़ी कशीदगी पाई जाती है। अगर हम नगोर्नो कराबाख के मसले की बात करें तो ये मसला करीबन उसी वक्त से है जब दौलत उस्मानिया अपने इख्तिताम पर पहुंच गई थी, जब उसका सकूत हो गया था। बरतानिया ने इस इलाके पर कब्ज़ा करके, ये हम दिखा रहे हैं नक्शे में, ये आप देख सकते हैं, दोनों ममालिक के दरमियान, अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान ये एक छोटा सा ख़ित्ता है, बिल्कुल कश्मीर की तरह का मसला, जिसमें पाकिस्तान जो है वो अज़रबैजान की हिमायत करता हुआ आपको मिलेगा। इस इलाके पर अगर अमली तौर पर देखा जाए तो अज़रबैजान का कंट्रोल है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के एतबार से अज़रबैजान इस खित्ते को कंट्रोल करता है। लेकिन इसका क्लेम जो है वो आर्मीनिया भी कहता है। वो कहता है कि यहाँ पर उसका हक़ है। जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो रहा था, सोवियत यूनियन का इन्हदाम हो रहा था, तो 1988 में, 1989 में यहाँ पे आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान कशीदगी भी बढ़ी थी। अब हालिया दिनों में ये दोबारा कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अभी पिछले दिनों काफ़ी सोल्जर्स आपस में बिग लॉसेस हुए हैं, काफ़ी सोल्जर्स मारे गए हैं दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पों की वजह से। अगर तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो आर्मीनिया रूस के बहुत करीब समझा जाता है, क्योंकि आर्मीनियाई चर्च और रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च जो हैं वो उनके दरमियान गहरा ताल्लुक़ है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आर्मीनिया का चर्च इतना पुराना है कि उसी ने दर हकीकत इस ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को जो आज हमें नज़र आता है, यानी वो चर्च, पुराना चर्च जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च कहलाता है, जिसको ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च भी आप कह सकते हैं, वो बुनियादी तौर पर आर्मीनिया के चर्च से निकला था। वल्लाह आलम बिसवाब इन बातों में कितनी सदाकत है, लेकिन तारीख़ में हम पढ़ते हैं
ابھی فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کی فوجوں کے درمیان سیز فائر ہو چکا ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ آذربائیجان بنیادی طور پر شیعہ آبادی ہے، لیکن وہ سنی ترکی حکومت کی ہمیشہ سے حمایت کرتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آرمینیائی جینوسائیڈ ہوا تھا تو آذربائیجان کے لوگوں نے دولت عثمانیہ کے حکمرانوں کی حمایت کری تھی اور وہ شریک ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کشیدگی بڑھتے بڑھتے اس لیول تک پہنچ چکی ہے۔ اس بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آذربائیجان ترکی کا ایک بڑا اتحادی ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ یہاں ہم تھوڑی سی بات کریں گے جارجیا کی بھی، چونکہ جارجیا کی سرحدیں بھی ان دونوں ممالک کے ساتھ ملتی ہیں، جبکہ ترکی کی سرحدیں آذربائیجان کے ساتھ نہیں ملتی، بیچ میں ایران بھی آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو جارجیا اور ترکی کے درمیان جو حالیہ دنوں میں تعلقات ہیں وہ بہت بہتر ہوئے ہیں، کیونکہ ہم یہ بات اگر خبروں میں پڑھیں تو یہ بات بھی جان سکتے ہیں کہ جارجیا اس وقت روس کا مخالف نظر آ رہا ہے۔ اس کو بڑی ایک شدید خطرناک لاحق ہیں۔ کچھ علاقہ روس نے سن تقریباً 2008 میں یا 10 میں اس پر قبضہ بھی کر لیا تھا، جارجیا کے علاقوں پر، تو اس وجہ سے یہ روس کا مخالف نظر آتا ہے۔ اور اب خطرہ یہ ہے کہ روس بھی اس علاقے پر قبضہ کر سکتا ہے، جیسا کہ اس وقت آپ کو یہ بات آپ خبروں میں پڑھ رہے ہوں گے کہ بیلاروس کے معاملے پر کافی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ لوکاشنکو جو اس وقت وہاں کے ڈکٹیٹر ہیں، وہ اس وقت روس کی حمایت حاصل کیے ہوئے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ روس اپنی فوجیں کسی بھی وقت وہاں پر اتار سکتا ہے۔ تو اب یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ آرمینیا کا علاقہ ایک بڑی جنگ کا خطرہ یہاں پر موجود ہے۔ اگر تاریخی اعتبار سے بات کی جائے تو آرمینیا کا علاقہ ہی بنیادی طور پر آذربائیجان کا علاقہ کہلایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں اس کو یہ قدیم فارس کی سلطنت میں آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اگر ہم ذکر پڑھیں تو اس میں آرمینیا کا ذکر بھی ملتا ہے۔ قرب قیامت کی احادیث کے حوالوں سے ہم اس کا ذکر ملتا ہے۔ آئیے ہم ان احادیث کو پڑھتے ہیں۔ مستدرک الحاکم 6 جلد حدیث نمبر 8427 کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تمہیں 2 میں سے ایک ملک اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے تو آرمینیا کو منتخب مت کرنا، کیونکہ وہاں پر ایک قطع زمین ایسا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو اب یہ شاید عذاب نازل ہونے کی جو بات کی گئی ہے، لگتا ہے کہ اسی علاقے کے اوپر کہا گیا ہے کہ یہاں پر لگتا ہے کہ جو ہے وہ کشیدگی اتنی بڑھ جائے گی قرب قیامت میں کہ اس کی وجہ سے دیگر دوسرے ممالک جو ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ آئیے حدیث نمبر 8428 پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کیا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جزیرہ خرابی سے امن میں ہے جب تک کہ آرمینیا برباد نہیں ہوتا، مصر محفوظ رہے گا جب تک جزیرہ برباد نہیں ہوتا، اور کوفہ محفوظ ہے جب تک مصر برباد نہیں ہوتا، اور جنگیں نہیں ہوں گی جب تک کوفہ برباد نہیں ہوگا، کفر کا شہر فتح نہیں ہوگا جب تک جنگیں نہیں ہوں گی، اور اس وقت تک دجال ظاہر نہیں ہوگا جب تک کفر کا شہر فتح نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر کفر کا شہر جو یہ بات کی گئی ہے، لگ یہ رہا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ قسطنطنیہ ہی ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ تمام کی تمام جو قوتیں لڑائی کر رہی ہیں، یہ بنیادی طور پر اسی قسطنطنیہ قدیم کانسٹینٹینوپل کے لیے ہو رہی ہے تاکہ اس پر قبضہ کیا جا سکے۔ تو ترکی کے ارد گرد جتنا بھی گہرا کیا جا رہا ہے وہ ظاہر سی بات ہے، بنیادی طور پر ہمیں لگتا ہے کہ وہ قسطنطنیہ پر قبضے کے لیے ہی ہے۔ لہٰذا اس میں اگر ہم اس حدیث کو پڑھیں تو ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ تمام کے تمام جو علاقے میں جس علاقے سے آغاز ہوگا وہ آرمینیا کا ہی علاقہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے جزیرہ کا علاقہ یعنی عراق کے حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ابھی آج اخبارات میں یہ خبر بھی آئی ہے کہ میکرون جو ہیں وہ اس وقت عراق پہنچے ہیں، اور انہوں نے کچھ کلیمز کیے ہیں، کچھ باتیں کی ہیں، اور بڑی دلچسپ باتیں ہوئی ہیں کہ امریکہ کے حوالے سے انہوں نے عراق پر جو ہے وہ امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ فورن انٹرونشن کی وجہ سے عراق کے حالات خراب ہوئے تھے۔ اب اگر بات کی جائے تو ان احادیث کی بنیاد پر اگر بات کی جائے تو محسوس یہ بھی ہوتا ہے کہ آرمینیا کے علاقے میں سب سے پہلے خرابی پیدا ہوگی، اور اس کے بعد ہی پھر دجال کا ظہور ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی جو نشانیاں ہیں وہ ہمیں
पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है, क्या सिचुएशन बनती है। हकीकी तौर पर अगर देखा जाए तो दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी है वो किसी भी वक्त जो है वो तुर्की और रूस के दरमियान जो है वो जंग को हवा दे सकती है। जैसा कि हम अपनी वीडियो के शुरू में ये बात कह चुके हैं कि सीरिया और लीबिया के मामले पर पहले ही तुर्की और रूस की जो कशीदगी है वो मज़ीद बढ़ती हुई आपको नज़र आ रही है। अब थोड़ी सी बात करेंगे जनूबी बहराए चीन में, जहाँ पर हालात मज़ीद ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। चाइना ने अपना एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पर भेज दिया है और वो ट्रेनिंग कर रहा है इस वक्त बुहाई सी में। बुहाई सी नॉर्थ सी की तरफ है, नॉर्थ चाइना सी कह लीजिए उसको, अभी तक वो दाखिल नहीं हुआ है। लेकिन चाइनीज़ अखबार ये कहते हुए आपको मिलेंगे कि लग ये रहा है कि वहाँ इस वक्त जो है वो कशीदगी अपने उरूज पर है और ये आहिस्ता आहिस्ता फिर साउथ चाइना सी में ही दाखिल होगा और वहीं पर जाकर पेट्रोलिंग करेगा। अब लग ये रहा है कि सितंबर का महीना आहिस्ता आहिस्ता, हम सितंबर और अक्टूबर के महीने में दाखिल हो रहे हैं। हम जैसा कि पहले भी ये बात कह चुके हैं अपनी दीगर वीडियोज़ में कि सितंबर का महीना बहुत ही अहम होगा। अक्टूबर और सितंबर के इन 2 महीनों में लगता है कि अगर कोई बड़ी लड़ाई शुरू हो जाए साउथ चाइना सी में तो उसके बाद जो है फिर कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आएगी और फिर तीसरी आलमी जंग का ख़तरा मज़ीद हमारे सामने उभर कर सामने आ जाएगा। ये बात भी हम जानते हैं कि अक्टूबर के महीने के बाद जो है सी बहुत यहाँ पर ज़्यादा उसका शिकार हो जाता है। यहाँ पर बड़ी ज़्यादा हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और ये पेट्रोलिंग के लिए और दीगर दूसरी बहरी कार्रवाइयों के लिए इतना मौसर नहीं रहता। तो कोशिश ये कि दोनों ममालिक ये करेंगे इस वक्त, अमेरिका और चाइना, कि साउथ चाइना सी में अपनी कैफियत को बढ़ाकर, अपनी ताकत को बढ़ाकर इस वक्त जो है वो कंट्रोल हासिल किया जाए। जैसा कि आज हम ये बात जानते भी हैं कि अब डिप्लोमेट की अखबार ये ऐलान कर रहा है कि लग ये रहा है कि इस वक्त जो HMS क्वीन एलिज़ाबेथ है इंग्लैंड की तरफ से यानी बरतानिया की तरफ से, वो भी इन पानियों का रुख करने वाला है और उसको वो मदद करेगा उन अमरीकी और इंडियन नेवीज़ की जो इस वक्त पहले ही मौजूद हैं। बड़े पैमाने पर इस वक्त जो है वो जनूबी बहराए चीन में ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है और अगर ऐसा होता है तो क्वाइट पॉसिबिलिटी ये है कि चाइना जो कि अब मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है, जैसा कि हम ये बात जानते भी हैं, अखबारात में हमने ये बात पढ़ी कि चाइना ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए थे जब स्ट्रेट ऑफ ताइवान में अमेरिकन जहाज़ दाखिल हुआ था। उस वक्त भी लग ये रहा था कि काफ़ी कशीदगी दाखिल हो चुकी थी, काफ़ी कशीदगी उभर रही थी, क्योंकि एक ड्रोन जहाज़ ने भी जो है चाइना के फ़ज़ाई हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी करी थी। अब ये जो ख़बर हमें मिल रही है इस वक्त कि एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी की तरफ जाने वाला है, ऐलान होने वाला है बरतानिया की तरफ से, तो मज़ीद हमें ये महसूस हो रहा है कि चाइना अपनी पूरी तरीके से कुछ कोशिश करेगा कि इन चीज़ों को कंट्रोल करे और अपनी ताकत का मुजाहरा करे। फिलिपाइंस ने भी ये आज ऐलान किया है कि सन 1951 का मिलिट्री पैक्ट को रिवोक करेगा। अगर उसके किसी भी वेसल को निशाना बनाया गया, किसी भी जहाज़ को निशाना बनाया गया, तो वो ये कोशिश करेगा कि 1951 में जो अमेरिका के साथ उसने मुआहदा किया था जिसमें ये बात कही गई थी कि दोनों ममालिक के किसी भी नेवी के जहाज़ को अगर निशाना बनाया गया तो ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा और दोनों ममालिक एक दूसरे की मदद करेंगे। तो अब लग ये रहा है कि सूरत हाल हमें वहीं जाती हुई नज़र आ रही है। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है, क्या होने जा रहा है। हम सितंबर का महीना बहुत ही अहम है और महसूस ये होता है कि 24 या 25 सितंबर तक कोई बड़ी कार्रवाई का ख़तरा है ताकि तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो सके। जैसा कि हम तारीख़ के हवालों से भी ये बात साबित कर चुके हैं कि दुनिया में जो बड़ी बड़ी जंगें हुई वो सितंबर के महीने में ही शुरू हुई। इसका यही हवाला इसलिए दिया जाता है कि जूइश कैलेंडर में जो उनका नया साल शुरू होता है वो सितंबर और अक्टूबर के महीनों में ही शुरू होता है। तो देखते हैं कि क्या होता है कि इस महीने में क्या कंडीशंस बनती हैं और दोनों ममालिक जो हैं वो अपनी ताकत का किस तरह मुजाहरा करते हैं। अगर इन दोनों महीनों में जंग नहीं हुई तो फिर हमें यह लगता है कि ये जंग मौखिर हो जाएगी और फ़िलहाल हमें अगले साल का इंतज़ार करना होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफ़िज़।